योग कारक और मारक जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप सोचो कि कोई योग कारक प्लैनेट है ना, और आप उसको लेके कोई प्रिडिक्ट करो, कोई पर्टिकुलर प्लैनेट को लेके, किसी पर्टिकुलर लग्न में लेके, तो ऐसा कोई भी रूल अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता है। और अगर आप ऐसा करोगे तो आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे। तो योग कारक और मारक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, बिल्कुल भी नहीं होती। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ओन हाउस, ओन साइन और ओन हाउस पे दृष्टि, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ना तो योग कारक का कॉन्सेप्ट होता है, ना ही अपने घर का, अपनी दृष्टि का कोई कॉन्सेप्ट होता है। या कोई बोले कि हम कोई प्लैनेट अपने घर को देख रहा है अब, तो वो उसको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, तो ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। प्लैनेट को बिल्कुल नहीं पता होता है कि वो उसका अपना घर है या उसका घर नहीं है, ठीक है। प्लैनेट को इससे कुछ लेना देना नहीं होता कि वो अपने घर को देख रहा है, अपनी दृष्टि से देख रहा है, उसकी खुद की राशि है वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर कोई बोलो कि भाई इस घर का कोई एक कारक प्लैनेट है, तो हम बोलते हैं ना कि वो अपने घर को देख रहा है तो कोई हानि नहीं पहुँचाएगा, ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं कि वो अरे वो उस प्लैनेट की अपनी राशि है, वो उसको कोई हानि नहीं पहुँचाएगा। तो ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। प्लैनेट को बिल्कुल नहीं पता होता है कि ये मेरी राशि है, उसको बिल्कुल नहीं पता होता। उसको ये भी नहीं पता होता कि मैं इस 12 भाव में एक जो घर है या 2 घर हैं, उन घर का मैं कारक हूँ, तो मैं उन घरों को बचाऊंगा, ऐसा भी कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि ये अपना घर को देख रहा है तो उसकी कोई हानि नहीं करेगा, या अपनी दृष्टि से वो देख रहा है तो कोई हानि नहीं करेगा। तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, ये हमेशा आप याद रखो। ये दोनों ही चीज़ काम नहीं करती है। सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी, और आपने जब प्रिडिक्टिव कराया था तभी भी आपने यही चीज बताई। जी हाँ, तो जब मैंने 7 जनवरी 2024 में जब हमने PMD प्रोग्राम शुरू किया था, तो मैंने उसी समय बता दिया था कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीज़ें बिल्कुल काम नहीं करती हैं, और कुछ चीज़ें क्या मतलब 99% चीज़ें BPHS की, लघु पराशरी की, जो हम जो केंद्र त्रिकोण का संबंध समझते हैं, वो बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करता है। वो मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में तो 100% काम नहीं करता है। और वैदिक ज्योतिष में जो कुछ हम टाइमिंग ऑफ इवेंट करते हैं, तो वहाँ पर भी मान लीजिए कि वहाँ पे भी 80% वो काम नहीं करता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि मित्रता और शत्रुता का। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी कोई भी मेडिकल जब कोई भी इवेंट हम देख रहे हैं, कोई भी डिसीज़ देख रहे हैं, कोई भी हम बैड टाइम गुड टाइम देख रहे हैं, स्पेशली बैड टाइम ही बात करेंगे मेडिकल में, तो उसमें भी वो अगर 2 मित्र ग्रह एक साथ बैठे हैं, मित्र ग्रह मतलब कहने के लिए बोल रहा हूँ आपको, सब समझाने के लिए, जैसे बृहस्पति और चंद्रमा बैठे हैं, बृहस्पति और मंगल बैठे हुए हैं, है ना, सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, तो इनको कतई भी नहीं पता कि हम दोनों मित्र हैं तो हम इस घर की हानि नहीं करेंगे। इनको कुछ भी मतलब नहीं होता उससे, ठीक है। ऐसी जो कुछ बोलते हैं कि शनि और शुक्र के बारे में बोलते हैं, तो ऐसे भी शनि और शुक्र को भी नहीं मालूम, कुंडली में जब वो रिजल्ट देते हैं तो उनको भी नहीं मालूम कि हम मित्र हैं तो हम उस घर को बचाएंगे, उस घर में एक साथ जो बैठे हैं तो हम उसको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, उनको नहीं मालूम होता। तो वो भी उस घर की वो हानि करते हैं, ठीक है। तो शत्रुता मित्रता कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना, कोई भी आपको योग कारक जैसी कोई चीज़ ध्यान में नहीं रखनी, अपना घर, अपनी दृष्टि, ऐसी भी कोई चीज़ आपको ध्यान में नहीं रखनी। कोई भी चीज़ आपको उच्च का ग्रह, नीच का ग्रह, वो भी आपको ध्यान नहीं रखना, क्योंकि वो भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में काम नहीं करता है। उच्च का ग्रह, नीच का ग्रह, बिल्कुल भी ऐसी कोई फिलॉसफी काम ही नहीं करती मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। किसी लग्न में बोलेंगे कि वो फंक्शनल बेनिफिक है तो उसके लिए वो हमेशा अच्छा ही करेगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता।
प्लैनेट को बिल्कुल नहीं मालूम होता कि मैं इस लगन में इस घर में बैठा हूँ और मैं बेनिफिक हूँगा क्योंकि मैं केंद्र और त्रिकोण के घर का मेरे पास अधिपत्य है और मैं वहाँ को रूल करता हूँ। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। कर्क लगन में मंगल योग कारक होता है, बृहस्पति को भी योग कारक बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मंगल के पास केंद्र भी घर है और त्रिकोण के घर की भी लॉर्डशिप है, यानी 10वां घर और 5वां घर, और बृहस्पति के पास 9वें घर की होती है। छठा घर उसको जो दिया है, तो वो वैसे भी पता चलता है कि जो एक अच्छे घर का उसके पास लॉर्डशिप नहीं है। मगर अगर मित्रता की बात की जाए कि इस घर के लिए वो मित्र होगा, इस लगन के लिए वो दोनों, और वो बेनिफिक साबित होंगे, ऐसा बिल्कुल भी आप सोच के करोगे तो कभी आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे, कोई भी। ऐसी अगर आपको बोल दिया जाए कि तुला लगन वृषभ लगन में शनि योग कारक है, तो ऐसा नहीं होता। वो योग कारक होकर एग्जॉल्टेड बैठा है कि वो अच्छे रिजल्ट देगा, ऐसा भी कुछ नहीं होता। वो नीच का होके बैठा है तो कुछ ज़्यादा खराब कर देगा या बुरा होने ही नहीं देगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता, ठीक है। वक्री ग्रह का कॉन्सेप्ट फिर भी ज्योतिष में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में काम करता है, और वो मैं आज आपको दिखाऊंगा, विविध प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं आपको उसके। सर मुझे एक बार थोड़ा वक्री का कॉन्सेप्ट अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। और डिविजनल चार्ट्स भी जो है ना, डिविजनल चार्ट्स भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में काम नहीं करता है। हम एक भी डिविजनल चार्ट्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कवर नहीं करेंगे। डिविजनल चार्ट्स को जहाँ पे यूज़ करना था, जितना यूज़ करना था, वो मैंने आपको प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में सिखा दिया। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में तो हम कोई सा भी डिविजनल चार्ट यूज़ नहीं करेंगे। हमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अगर हम D1 से कर पा रहे हैं, लग्न चार्ट से ही कर पा रहे हैं, तो हमें कोई भी डिविजनल चार्ट देख के ना अपनी प्रेडिक्शंस को और अपने जो जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, अपनी इन्वेस्टिगेशन को और कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। लग्न चार्ट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। तो वो भी हम नहीं देखेंगे। श्लोकास का कॉन्सेप्ट बिल्कुल काम नहीं करता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। मैं तो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में भी आपको श्लोका का कॉन्सेप्ट पे हमेशा बोला कि वो कभी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी क्लासिकल टेक्स्ट के श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। श्लोक का कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करता है। मैंने आपको उसके मल्टीपल एग्जाम्पल और बहुत उदाहरण भी दिए कि वो क्यों काम नहीं करता है। वो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। श्लोकों को रट के भी आप कोई भी, आप कितनी भी किताबें इकट्ठी कर लो, आप कुछ भी ज्योतिष में 1-2 श्लोक याद करके अगर आपने 1-2 कुंडली में लगा भी दिया, 100 में से 10 में आपने एक ही श्लोक का लगाया तो 10 प्रेडिक्शन ठीक हो भी गई 10 चार्ट में, मगर 90 चार्ट में फिर भी नहीं लगेगा वो, ठीक है। क्योंकि वो जस्ट अ फ्लूक मतलब बाय लक। मगर कोई रूल आज के परिवेश में क्लासिक का कोई भी रूल मैं नहीं सिखाता। जो सिखाते हैं, जो बताते हैं वो अच्छी बात है, बट मुझे वो सिखाने में मेरे को वो लॉजिकल नहीं लगता वो, क्योंकि मैं लॉजिक से मैं ज़्यादा बात भी करूँगा अपने इस PMD प्रोग्राम के दौरान, तो वो काम नहीं करता, इसलिए मैं वो सिखाता भी नहीं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ कोई होती ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, ज्योतिष में खासकर जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की हम जब बात करते हैं, तो जब भी कोई रोग होगा, किसी को कोई बीमारी होगी, तो वो क्या कैसे होगी, वो क्यों से आएगी, वो कोई रोग, कोई बीमारी, कोई इनक्यूरेबल डिसीज़ क्यों आएगी? उसका एक फिलॉसफिकल कारण तो यही है कि वो पिछले जन्म के कोई ऐसे कर्म वो अपने साथ वो लेके आया है प्रारब्ध के रूप में, जो उसे वो जो बीमारी है वो एक पाप के रूप में उसे वो मिल रही है, उसे वो प्रकृति जो है उसको मैनिफेस्ट करवा रही है। तो वो उसको वो प्रकट होती दिख रही है कि मुझे कोई बीमारी है, ठीक है, तो वो पाप के रूप में वो प्रकट होती है। जो भी पिछले जन्म के संचित कर्म है वो बदलते हैं प्रारब्ध में। प्रारब्ध में आपको इस आपको समय के दौरान जो आप जी रहे हैं, जिस किसी भी देशकाल पात्र में और जिस किसी भी दशा के स्वरूप में जो आपको मिल रहा है, वो आपको अब
पिछले जन्म के कुछ पापों के स्वरूप में वो आपको फल के रूप में वो मिलता है, ठीक है। इसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि हम कर्सेस को भी समझेंगे, ठीक है, तो ये फिलॉसफी ऑन एंड ऑफ हमने कई बार समझी भी है जो, और हमको पता भी है, ठीक है, कि पिछले जन्म के कर्म ही, के बुरे कर्म वो पाप के रूप में, कैसे बीमारी के रूप में, कोई इनक्यूरेबल डिजीज़ के रूप में प्रकट होते हैं। तो उसका जो कारण है वो यही है कि कर्म आपका पीछा करते हैं। कर्म आपको कहीं पर भी जाओगे हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे हमने पिछली जो हमने क्लास की थी वो हमने की थी कि ब्रेन रिलेटेड कोई डिसीज़, कोई प्रॉब्लम, जैसे ऑटिज़म, डिमेंशिया, पार्किंसन, अल्जाइमर, ऐसी बहुत सारी हमने डिसीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर किसी को हेड इंजरी हो रही है और उसको कम्प्लीटली वो बेड रिडन हो गया है, या ब्रेन डेड है तो वो बेड रिडन है, ठीक है, तो ये किसी न किसी कर्ज की वजह से तो होंगे। ये किसी ना कोई तो कर्ज होगा जो इस जन्म में वो हमें मैनिफेस्ट, उस जातक को वो हो रहा होगा वो, तो वो कर्ज भी मैं आपको देखना बताऊंगा, ठीक है। तो हम कैसे वो देखते हैं वो एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि वो कैसे देखेंगे।